नमस्कार, इन फ्यूटरो के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सिबिल स्कोर पर, CIBIL। आप सभी ने सुना होगा सिबिल स्कोर के बारे में। जब कभी भी बैंक से लोन लेना है या किसी वित्तीय संस्था से, NBFC से लोन लेना है, ऋण लेना है, तो सबसे पहले सिबिल चर्चा में आता है और बैंक और वित्तीय संस्थाएं सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करती हैं, कि जांच करती है। तो ये सिबिल है क्या, सिबिल स्कोर क्या होता है, सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम ये चर्चा करेंगे कि कैसे आपका सिबिल स्कोर कम हो जाता है, और अगर किसी कारण से आपका सिबिल स्कोर कम हो गया तो फिर उसको कैसे बढ़ाया जाए और उसके क्या क्या उपाय हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्राप्त होगी जिसके बारे में आपने कभी सुना भी ना होगा। तो सिबिल क्या है? सिबिल वास्तव में एक कंपनी है जिसका नाम है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। परंतु सन 2000 के बाद में इस कंपनी ने US बेस्ड ट्रांस यूनियन के साथ में समझौता कर लिया, और उस समझौते के बाद में ये दोनों जब मिले तो फिर इसका नाम हो गया ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड। और इस नाम से ये कंपनी अब भारत में ऑपरेट करती है। वास्तव में देखा जाए तो ये आपके क्रेडिट रेटिंग की हिस्ट्री का अपने पास में रिकॉर्ड रखती है। जैसे एजुकेशन में हमारी एजुकेशनल हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड होता है वो हमारी मार्कशीट में हमारे परसेंटेज के रूप में होता है। हमारी बॉडी का जो मेडिकल फिटनेस है उसका जो रिकॉर्ड होता है वो हमारे जो पैथोलॉजी टेस्ट होते हैं उसमें आता है। उसी प्रकार हमारी ऋण लेने की या क्रेडिट की जो हमारी हिस्ट्री है और हमारी नियत है, तो उसका जो रिकॉर्ड होता है, उसका जो हिसाब होता है, विभिन्न फॉर्मूलों के आधार पर सिबिल अपने पास में रखती है, जिसको बोलते हैं सिबिल स्कोर। तो ये जो सिबिल का जो स्कोर होता है आपका, हमारा, सबका होता है। और सिबिल स्कोर का जो रेंज है वो रेंज है 300 से 900 के बीच में। जितना कम सिबिल का स्कोर होगा, आपका क्रेडिट की जो हिस्ट्री होगी वो उतनी खराब मानी जाएगी, और जितना ज्यादा सिबिल का स्कोर होगा आपके क्रेडिट की हिस्ट्री उतनी ही अच्छी मानी जाती है। तो यह सिबिल का स्कोर कैसे जाने हम? बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी उपलब्ध हैं, बहुत सारे झूठे वादे भी करती हैं, उन सबसे आप बचिए। बहुत ज्यादा बार सिबिल का स्कोर चेक करने से भी बचिए। सीधे सीधे आप सिबिल के वेबसाइट पर जाइए, उस वेबसाइट पर जाके अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, और अगर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो उसमें लॉगिन करके आप अकाउंट को ओपन कीजिए। आप आपके सिबिल स्कोर को चेक कर सकते हैं। साल में एक बार सिबिल कंपनी आपको ये जो रिपोर्ट होती है, आपके स्कोर की, जो सिबिल स्कोर की जो रिपोर्ट होती है, वो साल में एक बार मुफ्त में प्रोवाइड करवाती है। तो सिबिल में अकाउंट कैसे खोलना और कैसे चेक करना, ये हम आने वाले किसी हमारे वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो आप उस सिबिल स्कोर को एक बार चेक कर लीजिए कि आपका सिबिल स्कोर कितना है। उन्हीं की वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। आपको फुल रिपोर्ट साल की एक बार में जरूर फ्री मिल जाती है। आपको लगता है कि आपका सिबिल स्कोर गलती से कम बताया गया है, या आपको लगता है कि कुछ बड़ी मिस्टेक है और आपका स्कोर ज्यादा होना चाहिए और उन्होंने कम बताया है, तो आप उसके लिए डिस्प्यूट रेज भी कर सकते हैं, विवाद शुरू कर सकते हैं आप सिबिल के साथ में। यानी आप आपके सिबिल स्कोर को बढ़ा भी सकते हैं। कैसे बढ़ाना और सिबिल के साथ में कैसे विवाद जनरेट करना और कैसे आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं, ये हमारे किसी वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। आप हमारे YouTube चैनल के साथ में बने रहिए। अभी इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको अंत तक पता चलेगा कि ये कौन कौन सी मोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, चाहे आपने लोन लिया हो या ना लिया हो, क्योंकि भविष्य में ऋण लेने की आवश्यकता किसी को भी पड़ सकती है। तो हमारा सिबिल स्कोर हमेशा सही होना चाहिए, तो आप डिस्प्यूट रेज भी कर सकते हैं। तो सिबिल के स्कोर को चेक कैसे करें, हम कैसे पता करें कि हमारी स्थिति कैसी है? जनरली लोगों को नहीं मालूम होता है, जो हम आज आपको बताएंगे। सिबिल स्कोर चेक करने के लिए सबसे पहले देखिए कि आप उस रिपोर्ट में आपका स्कोर कितना है। यदि आपका स्कोर 750 से 900 के बीच में है, मतलब इस रेंज में है, 755 है या 855 है या 850 या ना 750 से 900 के अगर रेंज में है, तो आप ट्रिपल+ कैटेगरी में आ रहे हैं ना। आपका बहुत अच्छा एक्सीलेंट रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है आपका। और आपको आसानी से, अगर अन्य पैरामीटर्स को पूरा करते हैं, अन्य शर्तों को पूरा करते हैं बैंकों की, अगर उनके आप कसौटी पे खरे उतरते हैं, तो इस सिबिल स्कोर के आधार पे आपको आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकता है और आपको किसी भी प्रकार के सिबिल से लेकर दिक्कत नहीं आएगी। यानी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और आपकी नियत काफी
अच्छी है। यदि आपका स्कोर 750 से 700 के बीच में है तो आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं है, आप अच्छे हैं, आपको ऋण मिल सकता है। आपके क्रेडिट हिस्ट्री में या नियत पे कोई संदेह नहीं है, आप बहुत अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है परंतु फिर भी अच्छी है और आप लोन ले सकते हैं। यदि आपका स्कोर 650 से 700 के बीच में आता है तो आप अच्छे, बहुत अच्छे नहीं है, आप एवरेज हैं, आप नेगेटिव जोन में नहीं है परंतु बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। बैंक सोचेगी आपको लोन देना है या नहीं देना है। अगर बहुत सारी कमियां नहीं है तो आपको लोन मिल सकता है, यानी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपके क्रेडिट स्कोर में नहीं है, परंतु आप अलार्मिंग स्टेज पे आ चुके हैं। यदि आपका जो क्रेडिट स्कोर है, सिबिल का जो स्कोर है वो 650 से 700 के रेंज में, परंतु यदि आपका स्कोर 600 से नीचे चला गया है तो ये मान के चलिए कि आप बैंक वालों के निगाहों में, लोन देने वालों की निगाहों में क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो आप नकारात्मक जोन में आ चुके हैं, आप नेगेटिव में आ चुके हैं और आपको आपका सिबिल स्कोर बढ़ाने की जरूरत है। तो 600 से जितना आप नीचे जाते जाएंगे उतना आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कम होती चली जाएगी, खराब होती चली जाएगी और आपको लोन मिलने की, ऋण मिलने की संभावनाएं उतनी ही कम होती जाएगी। तो कभी भी अपना स्कोर किसी भी स्थिति में 600 से नीचे ना जाने दें। कैसे स्कोर को मेंटेन करना, कैसे क्रेडिट स्कोर की कैलकुलेशन करना, वो क्या क्या तकनीकों को हमें अपने इसमें लाना चाहिए हमारे व्यवहार में, हम हमारे आने वाले किसी वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे उसके हर एक पहलू के ऊपर। अब हम ये देखें कि हमारा क्रेडिट का जो स्कोर है, सिबिल का जो स्कोर है, वो कम किन कारणों से होता है। बहुत सारे कारण हैं जिस कारणों से आपका सिबिल स्कोर कम हो सकता है। उसमें सबसे पहला कारण जो है, सबसे महत्वपूर्ण कारण वो है देरी से भुगतान करना। आप आपकी जो ईएमआई है, आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, जैसी भी है, अगर आप उसका देरी से भुगतान करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर सिबिल की निगाहों में कम है, यानी आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पालन नहीं कर रहे हैं, आप वित्तीय डिसिप्लिन का पालन नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं, समय पे नहीं भरते हैं, यानी आप आपके लोन के प्रति सजग और सतर्क नहीं है, इसलिए वो सिबिल जो है आपका स्कोर को कम कर देती है। यदि आप भुगतान ही नहीं करते हैं 3 महीने तक तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा, जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या है, क्यों होती है और एनपीए से कैसे निपटे हैं, इस बारे में हम हमारे आने वाले वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे विस्तार से। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। तो अगर आपका अकाउंट एनपीए हो गया है तो डेफिनेटली आपका सिबिल का जो स्कोर है वो कम हो जाएगा, यानी आप बैंक का पैसा नहीं दे रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा नहीं चुका रहे हैं, तो आपका अकाउंट एनपीए हो गया है। एनपीए होते से आपका सिबिल स्कोर जो है वो खराब हो जाता है, आपकी सिबिल रिपोर्ट खराब हो जाती है। यदि आपने बहुत सारे लोन एक साथ ले रखे हैं, यानी आपने आपकी कैपेसिटी से ज्यादा लोन ले रखे हैं, भले ही आप समय पर भुगतान कर रहे हैं, भले ही आपका जो अकाउंट है वो एनपीए नहीं हुआ है, परंतु यदि आपने बहुत सारे लोन ले रखे हैं, यानी आपकी जो मंथली इनकम है या अपनी ईयरली इनकम है उस कैपेसिटी के हिसाब से 70-80% या 100% तक का लोन लिया हुआ है, यानी आप आपके वित्त को, फाइनेंस को ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आप आपके वित्त और फाइनेंस को अगर ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप वित्तीय रूप से डिसिप्लिन नहीं है, आप अनुशासित नहीं है, आप बेतरतीब खर्चा करते हैं, आपका आपके खर्चों पे नियंत्रण नहीं है, आप बचत और खर्चों को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे, आप अपना घर व्यवस्थित नहीं कर पा रहे, आप आपके वित्त को व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप नेगेटिव जोन में जा रहे हैं और आपकी सिबिल रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव में आ जाती है। तो आप बहुत सारे लोन भी मत लीजिए, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी से ज्यादा भी कभी भी लोन मत लीजिए, नहीं तो आपकी सिबिल रिपोर्ट खराब हो जाएगी। क्रेडिट कार्ड आपका कल्चर बहुत है, आपके पास क्रेडिट कार्ड होते हैं, आप कई बार भुगतान क्रेडिट कार्ड से करते हैं और वो भुगतान करते करते कभी हमें कभी कभी पता नहीं चलता कि हम लिमिट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो जो क्रेडिट कार्ड की आपको लिमिट दी जाती है उस लिमिट को कभी भी पूरा उपयोग ना करें। अगर आप पूरा उपयोग करते हैं ना तो ये माना जाता है कि आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है, अगर आपने उसका बहुत ज्यादा उपयोग कर लिया, पूरी लिमिट एग्जॉस्ट कर ली है, तो भी आप नेगेटिव जोन में चले जाते हैं और आपका जो है वो सिबिल स्कोर है वो खराब हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक गलती से किसी और अकाउंट की जानकारी आपके अकाउंट में डाल देती है, उस कारण से भी आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। आपने कोई गलती नहीं करी, आपने 1-2 लोन ले रखे हैं, आप किस्तें ठीक से चुका रहे हैं, लोन एनपीए भी नहीं है, क्रेडिट कार्ड का भुगतान भी आपका जो लिमिट में है, उसके बावजूद भी कभी कभी गलती से, मिस्टेक से भी आपकी सिबिल स्कोर खराब हो जाती है। इसलिए समय समय पर सिबिल स्कोर चेक करना जरूरी है। सिबिल में खाता खुलवा के अपने सिबिल रिपोर्ट को चेक करना आवश्यक होता है कि किसी गलती से हमारी सिबिल रिपोर्ट तो खराब नहीं हो गई है। कई बार क्या होता है कि
कुछ बच्चे पढ़ने विदेश में जाते हैं, कुछ लोगों की नौकरी विदेश में लग जाती है, तो यहाँ से तो शिफ्ट कर जाते हैं, यहाँ से शिफ्ट करते हैं कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए। जब वो शिफ्ट करते हैं तो इस बात बाकी सब चीजें देख लेते हैं वो, परंतु सिविल की तरफ ध्यान देना भूल जाते हैं। तो कभी भी आप विदेश पढ़ने जा रहे हैं या नौकरी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने सिविल रिपोर्ट जरूर चेक कर लें, और आप ये चेक कर लें कि आपके किसी क्रेडिट कार्ड के बकाया का भुगतान तो नहीं है। कई बार हम हमारी तरफ से क्रेडिट कार्ड बंद कर देते हैं, परंतु वहां पर 1-2 रुपया 5 रुपया भी पड़ा रह गया, 20 रुपए भी पड़े रह गए, 100 रुपए भी पड़े रह गए, तो ब्याज समेत डबल होता जाता है और सिविल आपको समझते हैं कि आप डिफॉल्टर हैं और आप डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ जाते हैं। कई बार आप ऋण बंद कर देते हैं, लोन बंद कर देते हैं, आपको लगता है कि मैंने पूरा लोन चुका दिया, परंतु कुछ हिडन चार्जेस है, कोई ऐसे चार्जेस रह गए 100, 200, 500, 1000 या 5000 रुपए के, तो वो एक तरह से लोन की कैटेगरी में ही माने जाते हैं। आपको लगता है मेरी तरफ से लोन बंद हो गया, परंतु वो लोन बंद नहीं हुआ, वो चार्जेस ब्याज के समय बढ़ते जाते हैं और छोटा सा अमाउंट होने के बावजूद भी आपका अकाउंट एनपी की कैटेगरी में आ जाता है और फिर आपका जो है सिविल रिपोर्ट खराब हो जाता है। तो जब कभी भी आप इस प्रकार का काम करें तो सबसे पहले आप ये आश्वस्त हो जाएं कि आपका लोन अकाउंट बंद हुआ है और उसके बाद ही आप विदेश में शिफ्ट हुए और आपका क्रेडिट कार्ड पूरा पेमेंट कर दिया, उसके बाद ही आप विदेश में शिफ्ट हो, तो आपका सिविल रिपोर्ट कभी भी खराब नहीं होगी। कभी कभी कुछ प्रभार ऐसे होते हैं क्रेडिट कार्ड में, चार्जेस ऐसे बैंक लगा देती है, वो हमें पता नहीं चल पाता है और हम उसका भुगतान नहीं कर पाते हैं और ना भुगतान करने के कारण हमारी सिविल रिपोर्ट खराब हो जाती है। तो हमारे ऋण अकाउंट में, लोन अकाउंट में और क्रेडिट कार्ड में समय समय पे देखते रहिए कि वित्तीय संस्था ने अगर कोई चार्ज लगा रखा है और वो चार्ज अगर आपको एक्सेप्टेबल नहीं है तो उनसे जाके बात कीजिए, या तो उस चार्ज को हटवा दीजिए या फिर उस चार्ज का तुरंत भुगतान कर दीजिए, नहीं तो फिर आपकी सिविल रिपोर्ट खराब हो जाएगी। कई बार लोन एनपीए होने के बाद में लोग नहीं भर पाते, उनकी वित्तीय स्थिति बहुत खराब होती है, सारे प्रयास करने के बाद में भी नहीं भर पाते, तो बैंक उन अकाउंट को राइट ऑफ कर देती है। अगर अकाउंट राइट ऑफ हो गया है, बैंक ने आपका कर दिया है, या सेटलमेंट अगर आपने करवा लिया है लोन का और आपको लगता है कि आपने सेटलमेंट करवा दिया है, आपका लोन अकाउंट बंद हो गया है, परंतु राइट ऑफ होना मतलब बट्टे खाते में डाल दे अगर बैंक आपका अकाउंट को, या फिर सेटलमेंट करके अगर आपको माफी दे दे 20-30-40% की लोन में से कमी कर दे, तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप एक फाइनेंशियली डिसिप्लिन लोन लेने वाले हो गए हैं। आपकी क्रेडिट रिपोर्ट बिल्कुल खराब होगी, 100% खराब होगी और आपका सिविल स्कोर कम हो जाएगा। तो राइट ऑफ वाले अकाउंट्स और सेटलमेंट वाले अकाउंट में आपकी सिविल स्कोर खराब होने की संभावनाएं 100% रहती है। यही नहीं, अगर आपने भुगतान नहीं किया है तो ही केवल उसी कारण से सिविल रिपोर्ट खराब नहीं होती है, कई बार प्रीपेमेंट भी सिविल रिपोर्ट खराब कर सकता है आपकी। आप लोन लेते हैं और तुरंत भर देते हैं, आपने 5 साल के लिए लोन लिया है, साल भर में भर दिया, साल भर के लिए लोन लिया है 2 महीने में ही भर दिया, इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं है, तो वो आपके बारे में नेगेटिव जा सकता है। जितने समय के लिए लोन लिया है उस समय में भरें, उस समय तक उस लोन का उपयोग करें, और प्रीपेमेंट करना भी पड़े तो बहुत जल्दी प्रीपेमेंट ना करें। लोन की सीमा के खत्म होने के कुछ समय पूर्व भी अगर आप प्रीपेमेंट करेंगे तो चलेगा, बहुत जल्दी प्रीपेमेंट भी आपकी सिविल स्कोर को खराब कर सकता है। तो कैसे बचें? अगर सब करने के बाद भी अगर हमारी सिविल रिपोर्ट खराब हो गई है तो कैसे इस समस्या से बचा जाए, हमें ये देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप आपकी CIR परचेस कर लीजिए। सबसे पहले सिविल की वेबसाइट से आप आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आप परचेस कर लीजिए, उस रिपोर्ट को पूरा पढ़िए। अब CIR को कैसे पढ़ना, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या बारीकियां होती हैं, ये हम हमारे आने वाले किसी वीडियो में पूरे विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आप CIR को सबसे पहले पढ़ लीजिए, उस पूरी रिपोर्ट को चेक करिए, सारे खाते आपके हैं, आप ही का नाम है, आपने लोन लिया है या नहीं लिया है, इन सब चीजों को अगर आप एक बार चेक कर लेंगे तो आपको गलती पकड़ में आ जाएगी कि आपकी सिविल रिपोर्ट क्यों खराब हुई है। जब एक बार गलती पकड़ में आ जाएगी तो फिर उसका हम इलाज चालू करेंगे। उसमें आप एक बात जरूर चेक कर लीजिए कि जो दे तारीख के बाद बीते दिन जो है, मेन कॉलम होता है कि दे तारीख के बाद बीते दिन, उसमें 000 होना चाहिए, 30 या XXX होना चाहिए। 000 या XXX के अलावा अगर मान लो आपको और कोई मार्किंग या और कुछ नजर आता है तो इसका मतलब है कि आप नेगेटिव जोन में चले गए हैं। आपकी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट और प्रत्येक अकाउंट में आपको यह चीज जरूर चेक करना है। और अगर आपको लगता है कि आप गलती से नेगेटिव जोन में चले गए या आपकी स्वयं की गलती से नेगेटिव जोन में चले गए हैं तो फिर तुरंत कार्रवाई चालू कर दीजिए, डिस्प्यूट रेज करने की, या उसके करेक्टिव मेजर्स स्टार्ट कर दीजिए, उसको सुधार कार्य चालू कर दीजिए। उसमें सबसे पहला है तुरंत भुगतान कीजिए। अगर आपने किसी किस्त का भुगतान नहीं करा है जिसके कारण से आप नेगेटिव जोन में जा रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके तुरंत उन किस्तों का भुगतान कीजिए। पुराने डिफॉल्ट को आप करेक्ट कर लीजिए, पुराने ओवरड्यूज को आप क्लियर कर लीजिए। जैसे आप क्लियर करेंगे तो ये मत समझना कि आपके 1 दिन या 2 दिन में सिविल रिपोर्ट खराब सुधर जाएगी, उसको सुधरने में टाइम लगता है, उसकी अपनी एक प्रोसेस होती है। पर सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं वो अपने ऋणों का तुरंत भुगतान कर दीजिए, दे इंस्टॉलमेंट का तुरंत भुगतान कर दीजिए। तुरंत भुगतान का मतलब ये नहीं कि सिविल रिपोर्ट खराब हो गई तो पूरा का पूरा लोन जाके भर आए अपन,
आइकन। जितना ओवरड्यू है बैंक के पास जाइए, वो आपको बता देंगे कि साहब हमारा कितना ओवरड्यू है, कितना बकाया निकल रहा है, उसका तुरंत भुगतान कर दीजिए और आने वाली किस्तों को जो है आप रेगुलर कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि बैंक की गलती के कारण से अगर मान लो आपका सिबिल खराब हुआ है, तो उसके लिए डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। सिबिल की वेबसाइट पे एक निश्चित दर से पेमेंट करने के बाद में, फीस का भुगतान करने के बाद में आप डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। अच्छे कंसल्टेंट के साथ में आप सिबिल के साथ में फाइट कीजिए, लड़ाई कीजिए, अपने पक्ष को मजबूती से रखिए। अगर आप सही हैं तो सिबिल को आपकी रिपोर्ट करेक्ट करना पड़ेगी। डिस्प्यूट रेज जरूर कीजिए। अगर मान लो गलत जानकारी नजर आ गई है तो आप तुरंत उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में जाइए, उस बैंक के पास में जाइए और आप रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से बात कीजिए कि साहब आपने ये गलत जानकारी दी है, इस कारण से मेरी सिबिल रिपोर्ट खराब हुई है। उस गलत जानकारी को तुरंत बैंक से या वित्तीय संस्था से करेक्ट करवाइए। वे स्वयं करेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो है सिबिल रिपोर्ट का, जो आपकी जो सिबिल का स्कोर है वो तुरंत ठीक हो जाएगा। और एक बात जरूर ध्यान रखिए कि अगर आप किसी के गारंटर बनते हैं, अगर आपने किसी की गारंटी दी है, आप डिफॉल्टर नहीं है, आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, आपने कोई लोन भी नहीं लिया है, फिर भी आपकी सिबिल रिपोर्ट खराब हो सकती है। तो जहां तक हो सके किसी की गारंटी देने के पहले 10 बार सोचिए कि आप जिसकी गारंटी दे रहे हैं वो विश्वास पात्र है और वो फाइनेंशियली डिसिप्लिन हो और वो अपनी किस्तें रेगुलर भरे। तो आप उसको भी परसुएट करते रहिए, आप उसके भी पीछे लगे रहिए कि भाई मैंने तुम्हारी गारंटी दी है, आप आपका जो ऋण का समय पर भुगतान कीजिए, क्योंकि अगर आपने आपके ऋण का समय पर भुगतान नहीं किया तो मेरी सिबिल रिपोर्ट खराब होने की संभावना है। तो ये सब अगर हो गया, सिबिल रिपोर्ट खराब हो गया, डिस्प्यूट रेज हो गए, सब कुछ करने के बाद में भी अगर आपकी सिबिल रिपोर्ट खराब है और आप फॉल्ट पे, तो करेक्टिव मेजर्स स्टार्ट कीजिए, उसको सुधार कार्य करने की प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। तो ऐसे क्या क्या चीजें हैं जिनको करने से आपकी सिबिल रिपोर्ट वापस बढ़ सकती है, क्योंकि जब तक आपकी सिबिल रिपोर्ट वापस नहीं बढ़ेगी तो आपको कोई भी वित्तीय संस्था वापस लोन नहीं देगी। तो आपको आपकी सिबिल की जो स्कोर है उसको बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएं उस सिबिल स्कोर को? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको हमेशा ध्यान रखिए कि सिबिल स्कोर तब बढ़ेगी जब आप सिक्योर्ड लोन लेंगे। आपका लोन अगर सिक्योर्ड होगा तो वो उसको सिबिल और बैंक के अच्छी निगाहों से देखती है। यानी जिस लोन के पीछे अच्छी कोलेटरल सिक्योरिटी रखी हुई है, प्राइमरी सिक्योरिटी रखी हुई है, उस लोन को अच्छा माना जाता है। अनसिक्योर्ड लोन को अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत सारे अनसिक्योर्ड लोन अगर आपके माथे पे है तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नेगेटिव जोन में रहती है। और हो सके तो अपने पोर्टफोलियो, लोन पोर्टफोलियो को मिक्स कीजिए, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में। थोड़े सिक्योर्ड लोन भी होना चाहिए, थोड़े अनसिक्योर्ड भी लोन भी होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोन जो है वो नेगेटिव माना जाता है, अगर आपने बहुत सारे लोन लिए तो नेगेटिव कैटेगरी में होता है, परंतु लोन का मिक्स अच्छा माना जाता है। थोड़ा अनसिक्योर्ड लोन और थोड़ा सिक्योर्ड लोन हो, अगर मिक्स पोर्टफोलियो है और समय पे आप किस्तें चुका रहे हैं अगर उनकी, तो आपकी सिबिल रिपोर्ट जो है, सिबिल स्कोर जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। फिर आने वाले समय के लिए अगर आपकी सिबिल रिपोर्ट खराब हो ही चुकी है तो आने वाले समय के लिए आप आपके जितने भी लोन हैं आपके वित्तीय संस्थाओं से जो ले रखे हैं, उनकी जो किस्तें हैं वो बिल्कुल रेगुलर रखिए। जिस दिन किस्त ड्यू हो उसके 1 या 2 दिन पहले ही आप उस किस्त का भुगतान कर दीजिए। तो जब आप रेगुलर रहेंगे तो सिबिल की निगाहों में आप एक अच्छे डिसिप्लिन्ड लोन लेने वाले माने जाएंगे, अनुशासित व्यक्ति माने जाएंगे और धीरे धीरे आपकी जो सिबिल जो स्कोर है वो ग्रेजुअली आपका बढ़ता जाएगा। आप एक बात का और ध्यान रखिए कि आपके नाम पे कोई आउटस्टैंडिंग ना होना चाहिए। अगर जरा सा भी आउटस्टैंडिंग है, 1 या 2 किस्त भी बकाया है, तो तुरंत भुगतान कर दीजिए। हो सकता है कि वित्तीय परिस्थितियों के कारण आप 1 या 2 किस्तों का भुगतान न कर पाए हो, परंतु जैसे ही आपकी वित्तीय परिस्थिति ठीक होती है तुरंत आप आपकी किस्तों का भुगतान कर दीजिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो कभी भी आपकी 100% लिमिट का उपयोग मत कीजिए। क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है, मान लीजिए आपकी 1 लाख की लिमिट है, तो 80, 90 हजार, 95 हजार रुपए तक का खर्चा करने के बाद में, लिमिट पूरी करने के बाद में अगर आप भुगतान करते हैं तो आप नेगेटिव जोन में जा सकते हैं। तो अपने क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसका मैक्सिमम आप 50% से ज्यादा कभी मत जाइए। जैसे ही जाता है वैसे तुरंत भुगतान कर दीजिए। तो 30% से 50% के बीच में ही आप खर्चा कीजिए। यानी अगर आपकी 1 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड की लिमिट है तो आप 30% से 30,000 से 50,000 के बीच में आपका खर्चा रखिए। जैसे ही 50,000 या 55,000 तक का खर्चा कर दिया आपने, तुरंत पहले भुगतान कीजिए उसका, आपने जो भी लिमिट को उपयोग किया है, उसके बाद में आप नया परचेसिंग कीजिए। ऐसा नहीं है कि 50,000 के बाद 60, 70, 80,000, 90,000 तक खर्च किए जा रहे हैं, उसके बाद में जब पैसा अपने पास में आएगा, रुपया आएगा, जब हम क्रेडिट कार्ड कंपनी को पेमेंट कर देंगे, उसमें आप नेगेटिव जोन में जा सकते हैं। तो केवल 30% से 50% के बीच में जब आप आपकी क्रेडिट लिमिट का उपयोग करेंगे तो आप एक अच्छे ऋण लेने वाले माने जाएंगे, आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन व्यक्ति माने जाएंगे
जाएंगे और आपकी जो है क्रेडिट स्कोर ऑटोमेटिक धीरे धीरे बढ़ जाएगा। इसी के साथ में एक बात और आपको यह ध्यान रखना है कि आप हो सके तो आपके क्रेडिट कार्ड के लिमिट को बढ़ाइए। जब कभी भी आपकी वित्तीय क्रेडिट कार्ड लिमिट प्रोवाइड कराने वाली कंपनी आपको फोन लगाए या आपसे बात करे या वो आप लोगों को ऑफर दे कि हम आपकी लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको मना मत कीजिए। आप आपकी लिमिट को बढ़वा लीजिए। जितनी लिमिट बढ़ेगी उतना आप पॉजिटिव जोन में जाएंगे। इसका मतलब है कि उन क्रेडिट कार्ड कंपनी की निगाहों में आप एक साउंड पर्सन है, वित्तीय अच्छे आदमी हैं आप, और आप डिसिप्लिन आदमी हैं, इसीलिए वो आपकी लिमिट बढ़ा रहे हैं। तो जब वो लिमिट बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे आपका सिबिल का स्कोर भी ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा और आपकी सिबिल की जो स्कोर वो ठीक होने लग जाएगी। इसके इन सब बातों के अलावा भी एक बात ध्यान रखिए, हालांकि उनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है आपके सिबिल स्कोर से, परंतु जो आपके बिल पेमेंट्स होते हैं, मंथली बिल जैसे गैस का बिल का पेमेंट है या बिजली का बिल का पेमेंट है या जो भी आपके टेलीफोन के बिल के पेमेंट है, उनको हमेशा रेगुलर रखिए। अगर आप बहुत बड़े डिफॉल्टर हैं, बहुत ज्यादा डिफॉल्टर है, तो वो इनफॉर्मल रूप से भी सिविल कंपनी को आपको उनको खबर कर सकते हैं या सिविल कंपनी उनसे भी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट निकाल सकती है। और अगर आप उधर भी डिफॉल्टर है तो हो सकता है कि आपकी जो सिविल रिपोर्ट में जो है वो कमी आए और आप नेगेटिव जोन में चले जाए, तो आपके उन बिलों को भी आप मतलब रेगुलर पेमेंट करते रहिए। इसके अलावा आप किस्तों को चुकाने के लिए यदि एडवांस में चेक दे रखे हैं बैंकों को या वित्तीय संस्थाओं को, तो उन चेक का कभी भी अनादर ना करें, मतलब चेक कभी बाउंस ना होने दें। अगर चेक बाउंस हो गया, बार बार आपके चेक बाउंस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप डिफॉल्टर कैटेगरी में हैं, वित्तीय रूप से आप अनुशासित नहीं हैं और आपकी जो है वो सिबिल रिपोर्ट जो है वो कम हो सकती है। तो उसको बढ़ाने के लिए जितने भी आपने प्रीपेमेंट के चेक दे रखे हैं, माफ कीजिएगा, अगर आपने पहले से एडवांस चेक दे रखे हैं, नेक्स्ट डेट के चेक दे रखे हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि उस तारीख को अपने खातों में उतना रुपया रखें ताकि जब बैंक आपकी किस्त का पैसा लगाए, चेक लगाए, तो आपका चेक ऑनर हो सके और उसका पेमेंट हो सके। इसके अलावा अगर आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है बैंकों की, किसी पर्टिकुलर तारीख पे मेरे खाते को डेबिट करके मेरे लोन खाते में जमा कर दिया जावे, तो उस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को पूरा करवाना भी आपका फर्ज है और उतना रुपया आपके खाते में होना चाहिए ताकि वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का ऑनर हो सके। इन सब प्रयासों को अगर आप करेंगे तो ये मान के चलिए कि आपकी सिबिल रिपोर्ट कभी खराब नहीं होगी और आप नेगेटिव जोन में नहीं जाएंगे। परंतु एक बात ध्यान रखिए कि एक बार सिबिल रिपोर्ट खराब हो गई तो उसको बढ़ने में, सारे प्रयासों को करने के बाद में बढ़ने में 3-4 महीने से लेकर 12 से 15 महीने का समय लग सकता है। तो निराश ना हो और कभी भी एकदम से सिविल रिपोर्ट नहीं बढ़ती है। समय के साथ में आपकी जब डिसिप्लिन देखा जाएगा तो सिविल आपका स्कोर निसंदेह बढ़ाएगी और आप वापस एक दिन अच्छे स्कोर में चले जाएंगे और आप वापस से बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे और आप आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। तो वित्तीय और व्यावसायिक क्षेत्र के इसी प्रकार के नए नए रोचक अपडेट्स और जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे इन फ्यूटुरो के यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, हमारे इन फ्यूटुरो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर, निवेश के निर्णय पर। हम में से अधिकतर लोगों की ये मंशा होती है, हम ये ख्वाब देखते हैं कि हम ऐसी जगह पे निवेश करें, हमारी गाढ़ी कमाई को, खून पसीने से कमाए हुए पैसे को, रुपये को हम ऐसे जगह पे निवेश करें जहां से हमें बहुत अच्छी आय प्राप्त हो सके, हमारे खर्चे निकल सके और हमारा जो धन है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके। ये प्रश्न हम सभी के दिमाग में कौन देता रहता है, हम सोचते रहते हैं। इसके लिए कई बार हम निवेश सलाहकारों की तरफ भागते हैं, कभी कभी इंटरनेट पे सर्च करते हैं, कभी कभी उन लोगों से भी सलाह ले लेते हैं जिनको इसका कोई ज्ञान नहीं होता है। कई बार हम लोग अपने मन से निवेश कर लेते हैं और अंत में ये पता चलता है कि हमने हमारे इन्वेस्टमेंट गोल को अचीव किया ही नहीं। अंत में ये पता चलता है कि हम जो चाहते थे वो रिटर्न हमें मिले ही नहीं और बल्कि हमने हमारी पूंजी का नुकसान कर लिया। तो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कैसे लिया जाए, कहां पे पैसा लगाया जाए, कैसे लगाया जाए ताकि हमें अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सके, मनचाहा रिटर्न प्राप्त हो सके और जो हमने जिंदगी के जो गोल तय किए हैं, हमने जिंदगी की जो इच्छाएं तय की है, उसको हम बिना किसी तकलीफ के पूरा कर सके और हमारे दिनचर्या और रोजमर्रा के जीवन की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके, बचे हुए पैसे को निवेश किया जा सके। इसके लिए सबसे पहले हमें धन और पूंजी में अंतर समझना बड़ा आवश्यक है। कई बार धन को पूंजी समझ लिया जाता है और पूंजी को ही धन समझ लिया जाता है। इन दोनों में एक बड़ा अंतर है जो हमें समझना बहुत आवश्यक है। हमें निवेश करना है पूंजी का, धन का नहीं करना है।
धन वो होता है जो हम हमारे जिंदगी जीने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति में खर्चा करते हैं, वो धन हो गया। और उस धन को खर्चा करने के बाद में जो रकम बच जाती है, जो पैसा बच जाता है, उसे पूंजी कहा जाता है। तो धन और पूंजी दोनों में अंतर है। इसीलिए अर्थशास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण कहावत है कि समस्त धन पूंजी हो सकता है परंतु समस्त पूंजी धन नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि यदि अगर आपके पास में खर्चा करने के लिए पैसा है, रुपया है, तो आप उस पूरे रुपए को, उस पूरे पैसे को निवेश कर सकते हैं कहीं पर, परंतु आप आपके सारे निवेश को बेचकर अगर खर्चा कर देंगे तो आपके पास में अंत में कुछ भी नहीं बचेगा। तो समस्त धन को पूंजी में परिवर्तित किया जा सकता है परंतु समस्त पूंजी को कभी भी धन में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। अपनी सारी कैपिटल को बेचकर और कभी भी हमें उसको खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भविष्य के लिए हमें पैसा बचा के रखना अति आवश्यक है। तो हमें धन और पूंजी का अंतर जब समझ में आएगा तो हमें यह समझ में आएगा कि धन वो होता है जो हमें नितांत आवश्यक है खर्चा करने के लिए। घर की आवश्यकताओं में कटौती करके हम निवेश नहीं कर सकते। पहले घर चलाना है, जिंदगी को जीना है, अच्छे से स्वयं का जीवन जीना है और उसके बाद में जो पैसा बचता है उसे भविष्य के लिए बचाना है। तो हम निवेश करते हैं पूंजी का। अब प्रश्न ये आता है कि पूंजी को निवेश कहां करें। बहुत सारे निवेश के साधन आज की तारीख में बाजार में उपलब्ध हैं। नए नए तरह के एडवर्टाइजमेंट्स हमारे सामने आते हैं, नए नए तरह के लोग हमें सलाह देते हैं, परंतु यह निर्णय नहीं कर पाते कि हम इन्वेस्टमेंट कहां करें, निवेश कहां करें। उसके लिए आपको कुछ पॉइंट से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित मानिए कि आप जो निवेश करना चाहते हैं, उस निवेश से जिस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं, वो 100% आपके उस निवेश की उद्देश्य की पूर्ति होगी। उसमें सबसे पहली बात का जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आपका लक्ष्य क्या है। जिसे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट गोल। आपका इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है? आप करोड़पति बनना चाहते हैं, अरबपति बनना चाहते हैं, या आपके पैसे को, आपके रुपये को, आपकी पूंजी को सुरक्षित रखना चाहते हैं? क्या आप धीमा रिटर्न चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि बुजुर्ग बुढ़ापे में मेरे को कुछ एक निश्चित अमाउंट रकम मिले, पेंशन के रूप में मिले? आप आपके बच्चों की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं? आप आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए धन इकट्ठा करना चाहते हैं? आप आपके परिवार के लिए नया मकान बनाना चाहते हैं? या आप गाड़ी लेना चाहते हैं? आपको आपके इन्वेस्टमेंट का गोल तय करना पड़ेगा। आपको आपका लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। सबसे पहले बिना लक्ष्य के चला कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं पहुंच सकता। तो सबसे पहले आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। और इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था कि अपने लक्ष्य पर आंख गड़ाओ, मछली की आंख पे अपना ध्यान केंद्रित करो। अगर आप लक्ष्य पर केंद्रित नहीं है तो आप आपके किसी भी उद्देश्य की पूर्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे पहले आप आपके इन्वेस्टमेंट का गोल बनाइए, आप अपने निवेश का लक्ष्य बनाइए कि आपके निवेश का उद्देश्य क्या है। एक बार जब आप आपके निवेश का उद्देश्य बना लेते हैं तो फिर आपको उसका अपने पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का रोड मैप तैयार करना पड़ता है आपको। यानी देखिए, जिंदगी में हर प्रकार की प्लानिंग करना पड़ती है हमें, हर जिंदगी के हर क्षेत्र में हमें प्लानिंग करना पड़ती है। तो फिर फाइनेंस में क्यों ना करना पड़े? पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू मस्ट कंसिडर। जब कभी भी आप निवेश की बात करें तो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर कर लें। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग वो होती है कि कितना रुपया मेरे पास में महीने भर में या साल भर में आने वाला है और कितना रुपया मेरे पास से खर्चा होने वाला है, किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति में मुझे रुपए की आवश्यकता पड़ेगी और कितने समय के बाद में मुझे कितने रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। उसका एक रोड मैप तैयार कर लीजिए। हर व्यक्ति का जिंदगी अलग है, हर व्यक्ति की सामाजिक व्यवस्था अलग है, हर व्यक्ति के परिवार की साइज अलग है, हर व्यक्ति की उम्र अलग है, हर व्यक्ति का अपना सोचने का नजरिया अलग है, हर व्यक्ति की अपनी खर्चा करने की आदतें अलग है और हर व्यक्ति की इच्छाएं, एम्बिशंस, उम्मीदें और हॉबीज अलग है। तो किसी भी एक व्यक्ति की पर्सनल फाइनेंशियल्स जो उसने गोल्स बना रखे हैं, उस प्लानिंग को दूसरे व्यक्ति की पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको आपके व्यक्तिगत जीवन में जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब पैरामीटर्स को कंबाइन करके सबसे पहले आपकी व्यक्तिगत प्लानिंग करना पड़ेगी कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। उसका रोड मैप आपको तैयार करना पड़ेगा कि मैं कहां से चला था और मुझे कहां जाना है, कितना रुपया मुझे खर्च करना पड़ेगा, कौन कौन सा रुपया मुझे किस बातों के लिए जरूरत पड़ेगी, कितना रुपया मेरा मंथली एक्सपेंडिचर है, उसके बाद में मुझे कितना रुपया बचने वाला है। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर अपने पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग कभी भी ना करें। अपनी हैसियत के हिसाब से और अपनी कमाई के हिसाब से अपनी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का एक रोड मैप तैयार करके रख लें।
जब आपने ये दोनों बातें कर ली तो सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको रिस्क का असेसमेंट करना है। रिस्क का असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपको आपका जो जोखिम उठाने की जितनी क्षमता है वो क्षमता का आपको कैलकुलेशन करना है, उसकी गणना आपको करनी है। अगेन फिर से मैं यही बात बताऊंगा आपको कि हर व्यक्ति की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग होती है, हर व्यक्ति की जोखिम लेने की क्षमता अलग होती है। ज्यादा उम्र का व्यक्ति है वो कम जोखिम ले पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसकी जिंदगी भर की कमाई हुई पूंजी डूब गई तो हो सकता है कि उसको हृदयाघात आ जाए, उसका हृदय उस लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए कैपेसिटी में नहीं है। एक नया बच्चा है जो नया नया कमाने निकला, यंग है, युवा है, वो ज्यादा खर्चा भी कर सकता है और ज्यादा पैसे को अपने रिस्क में भी लगा सकता है कि अगर डूब भी गया तो कोई बात नहीं, मेरा एक बड़ा जीवन पड़ा हुआ है, मैं जीवन में फिर से पैसा कमा लूंगा। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। फिर फैमिली साइज, अगर न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी फैमिली है, तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। व्यक्ति ज्यादा रिस्क ले सकता है कि कोई बात नहीं, पैसा डूब गया तो मैं फिर कमा लूंगा। परंतु यदि बड़ा परिवार है, बड़े परिवार की जिम्मेदारी है और आमदनी कम है तो उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और उसको फिर सोच समझ के रिस्क लेना पड़ता है। तो ऐसे रिस्की एसेट्स में वो पैसा नहीं लगाएगा। तो सबसे पहले आपको रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है और करना पड़ेगा। अगर आपने आपके रिस्क का असेसमेंट कर लिया, आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई है, तो फिर आप हाई रिस्क की सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकते हैं। ऐसे स्टॉक मार्केट है और इसी प्रकार की कोई चीजों में पैसा लगा सकते हैं जिसमें डूबने की भी संभावना उतनी है जितनी की कमाने की संभावना ज्यादा है। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है तो फिर आप सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में चले जाइए, बॉन्ड्स फंड में चले जाइए, फिक्स डिपॉजिट में चले जाइए या कोई लैंड परचेस कर लीजिए, वो सिक्योर रहेगा आपके लिए। तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को काफी हद तक प्रभावित करती है। इसके बाद में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम क्या है। आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके आने वाली जिम्मेदारियां कितने समय के बाद आने वाली है। कुछ लोगों को साल भर बाद ही जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है, कुछ लोगों के पास में 5-7 साल है, कुछ के पास में 10 साल है, कुछ 20 साल, 25 साल, 30 साल की प्लानिंग लेके भी चलते हैं। युवाओं को 30 साल की प्लानिंग लेके चलना चाहिए, मिडिल एज वालों को 15 साल की प्लानिंग लेके चलना चाहिए, बुजुर्गों को 5-7 साल की प्लानिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम क्या है। अगर आप तुरंत पैसा चाहते हैं तो फिर आपको लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको बहुत समय तक पैसा नहीं चाहिए तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे एनएससी है, और आप लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए आप जो है शेयर मार्केट में चले जा सकते हैं, अच्छी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम क्या है। टाइम फ्रेम के हिसाब से आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो आपको डिजाइन करना पड़ेगी और अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद में जो आपको ध्यान रखना है वो यह है कि आपको आपकी जिंदगी जीने के लिए इमरजेंसी फंड की आवश्यकता होगी। कभी कभी जिंदगी किसी की भी सिक्योर नहीं है। हम नहीं कह सकते आज हमारे साथ क्या हो रहा है तो कल क्या होने वाला है। भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। काल के गर्त में क्या छुपा है हम नहीं जानते। किस समय हमें तुरंत नकदी की आवश्यकता पड़ जाएगी ये हम नहीं जानते। हर व्यक्ति को अपने पूरे अमाउंट में से, पूंजी में से एक निश्चित अमाउंट एक इमरजेंसी फंड के लिए निकाल के रख देना चाहिए कि कभी भी इमरजेंसी में आवश्यकता पड़ जाए, तात्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के पास मांगने ना जाना पड़े। क्योंकि अगर किसी के पास मांगने जाना पड़ा तो हो सकता है कि कोई रुपया दे, आपको मदद करे मित्र रिश्तेदार, और हो सकता है कि आपके मित्र रिश्तेदारों के पास में उस समय मदद करने के लिए उनके पास में भी पैसा ना हो, फिर आपको ब्याज में पैसा लाना पड़ेगा। और जब ब्याज से बाहर से पैसा लेके आते हैं आप, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट होती है वो इतनी हाई होती है कि हमारी बियरिंग कैपेसिटी से बाहर होती है। तो हमें लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं, तरलता, हमारे जेब में नकदी पूंजी हमारे पास में होना चाहिए। और वो तरलता और वो पूंजी कैश के रूप में हो सकती है, बैंक अकाउंट्स में थोड़ा पैसा सेविंग के रूप में हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट्स के रूप में हो सकता है, गोल्ड और ऑर्नामेंट्स के रूप में हो सकता है, और जेम्स एंड ज्वेलरीज के रूप में हो सकता है कि कभी भी जरूरत पड़े तो इमरजेंसी फंड को पूरा करने के लिए हम तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए। अब उस इमरजेंसी फंड के लिए आप आपकी पूरी की पूरी पूंजी या अपना पूरा बचत मत रखिए। कुछ पोर्शन जो है उसमें से बाकी सब इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, कुछ पोर्शन आप जो है इमरजेंसी फंड के लिए रखिए कि आपके परिवार के सदस्यों की उम्र, परिवार के सदस्यों की बीमारी की हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री, ये सब देखने के बाद में आप कल्पना कर सकते हैं, आप अंदाजा लगा पाएंगे कि मेरे परिवार को किसी भी समय पर बीमारी के लिए या किसी और आवश्यकता के लिए इमरजेंसी में कितना पैसा लग सकता है और उसकी कितनी जल्दी में व्यवस्था कर सकता हूं। तो इमरजेंसी फंड आपको सबसे पहले बना के रखना पड़ेगा, जो कि नितांत आवश्यक है। उसके बाद में जो फैक्टर आपको कंसीडर करना है वो है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है, ऐसा कहा जाता है कि सारे अंडे एक डलिया में नहीं रखना चाहिए। अगर सारे अंडे आपने एक डलिया में रख दिए और डलिया गिर गई, वो बकेट गिर गई, तो सारे अंडे फूट जाएंगे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आपकी गाढ़ी कमाई को, खून पसीने की कमाई को कभी भी किसी भी एक सेक्टर में या एक इंस्ट्रूमेंट में या एक प्रोडक्ट में निवेश मत कीजिए। उसको आप अलग अलग प्रोडक्ट्स में, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग इन्वेस्टमेंट की बकेट में बांट दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि थोड़ा
पैसा बैंक में रखिए, थोड़ा फिक्स डिपॉजिट में रखिए, थोड़ा गोल्ड ले लीजिए, थोड़ा आप शेयर मार्केट में डाल दीजिए, थोड़ा आप लैंड में डाल दीजिए, थोड़ा आप रिस्की एसेट्स में डालें। ऐसे आप आपके इन्वेस्टमेंट को अगर स्कैटर्ड वे में थोड़े थोड़े तरीके से और अलग अलग रूप में इन्वेस्ट करेंगे तो कभी भी आपको पूरी तरह से 100% आपके पूंजी के डूबने की संभावना खत्म हो जाएगी। भाई एक सेक्टर डूबेगा, एक निवेश डूबेगा, बाकी निवेश तो बचे रहेंगे, तो आपका जो गाड़ी कमाई है वो बची रहेगी। तो आपका जो रिस्क है निवेश का वो रिस्क कम हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपने निवेश को एक जगह पे ना डाल दे। कभी कभी होता है मित्रों और रिश्तेदारों के कहने पे हम सारा का सारा पैसा भूमि में, लैंड में, बिल्डिंग में उसमें लगा देते हैं, और कम पड़ता है तो और कर्जा लेके आते हैं, और कम पड़ता है तो रिश्तेदारों मित्रों से भी लोन ले लेते हैं, और कम पड़ता है तो साहूकारों से भी लोन ले लेते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है अंत में आदमी डेट ट्रैप में फंस जाता है, वो ऋण नहीं चुका पाता, उसकी सारी संपत्तियां बिक जाती है। तो आप आपकी हैसियत और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, किसी सिंगल प्रोडक्ट में करने की बजाय उसको इन्वेस्टमेंट को अलग अलग भागों में के कीजिए, तो आपका जो निवेश है वो पूरा के पूरा डूबेगा नहीं और आप कभी भी रिस्की जोन में नहीं आएंगे। इन सब के साथ में आप जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपने तय किया है, सबसे पहले उस प्रोडक्ट की जानकारी ले लीजिए। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जिस प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कई बार हमारे पास में होता है कि हम बैंक में जाते हैं और हमें बताया जाता है कि आप एफडी के बजाय म्यूचुअल फंड में रख दीजिए, आप एफडी के बजाय इंश्योरेंस कंपनी के यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में रख दीजिए। कई बार हम कुछ खरीदने जाते हैं, बाजार में कुछ एसेट खरीदने जाते हैं और हमारे मित्र रिश्तेदार में कोई प्लाट बता देते हैं कि वो रोड पे प्लाट है, आप उस रोड को प्लाट ले लीजिए, 2 साल में डबल हो जाएगा, 3 साल में डबल हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं करना है। आप सबसे पहले उस प्रोडक्ट की रिसर्च कर लीजिए कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उस प्रोडक्ट का फीचर क्या है, उसके रिस्क कंपोनेंट्स क्या है, उस पे आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, वो प्रोडक्ट आपके इन्वेस्टमेंट गोल से मैच करता है या नहीं, क्या वो प्रोडक्ट आपके रोडमैप पे फिट बैठता है कि नहीं, क्या वो प्रोडक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी में है या नहीं, क्या आप उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा जानते हैं कि उसमें क्या क्या नट्स एंड बोल्ट्स हैं। जब आप प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ले लेंगे तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में उस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको रिस्क होने की या लॉस होने की पॉसिबिलिटी जो आपको कम हो जाएगी। तो किसी भी प्रोडक्ट को जानकारी के लिए सबसे पहले तो उसमें देख लीजिए कि कितना रिस्क है, 1 नंबर। दूसरा नंबर वो पॉपुलर कितना है, 2 नंबर। तीसरा नंबर क्या वो अवैध तो नहीं है। चौथे नंबर पे उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि मैंने जो पैसा लगाया है, आपने जो रुपया लगाया है, उस रुपए से आपको कितने प्रतिशत की आय की प्राप्ति हो रही है। यानी अगर मान लो आपने 100 रुपया लगाया है और 100 रुपए पे अगर आपको 5 रुपए मिल रहे हैं साल के, तो आपको 5% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। अगर आपने 100 रुपया लगाया है और आपको 10 रुपया मिल रहा है तो आपको 10% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट में लगाइए जहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हायर हो। अब ज्यादा हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे तो रिस्क भी ज्यादा होगा, वो आपको देखना है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। परंतु ये देखें आप कि कम रिस्क में कौन सा प्रोडक्ट मुझे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है, ज्यादा इनकम कमा के दे रहा है, उस प्रोडक्ट की तरफ जाइए। दूसरा नंबर पर जैसा हमने पहले जिक्र करा कि उस प्रोडक्ट में लिक्विडिटी होना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको आप तुरंत नहीं बेच सकते, जैसे लैंड और मकान। अगर आपको कल पैसा चाहिए तो जरूरी नहीं कि आपका एक दिन में आपकी जमीन बिक जाएगी, आपका प्लॉट बिक जाएगा, आपका मकान बिक जाएगा। तो कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जिसे आप तुरंत नहीं बेच पाएंगे। तुरंत बेच के आप लिक्विडिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे, तरलता जनरेट नहीं कर पाएंगे, नकदी जनरेट नहीं कर पाएंगे आप। तो आपको देखना है कि अगर आपको नकदी की आवश्यकता तुरंत पड़ सकती है तो आप ऐसे प्रोडक्ट को चुनिए जिसे आप तुरंत बेच सकें। जैसे जेम से फिक्स डिपॉजिट तुरंत तोड़ सकते हैं, बैंक से आप तुरंत पैसा निकाल कर ला सकते हैं, गोल्ड जो है आप तुरंत उसको एनकैश कर सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें आप तुरंत लिक्विडिटी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि टैक्सेशन की रेट क्या है। आप जो कमा रहे हैं उस पर अगर टैक्स छूट है आपको, कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में ऐसे हैं जो हम इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न तो देते ही हैं, साथ में टैक्स में छूट भी देते हैं। आप इंश्योरेंस के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से, कुछ बैंक्स की टैक्स सेविंग एफडीज ऐसी है जो आपको टैक्स में बेनिफिट भी देती है और इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी देती है। तो अगर आपका उद्देश्य टैक्स बचाने का है, अगर आपको इनकम टैक्स बचाने के लिए टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं और आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट या सलाहकार ने सलाह दी कि आप निवेश कीजिए, तो आप ऐसी जगह पे निवेश कीजिए जहां से आपको टैक्स का बेनिफिट भी हो सके और जहां से आपको होने वाली इनकम जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो भी हायर हो सके। इसके साथ में आप ये देखिए कि क्या वो प्रोडक्ट मेरे इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई की दर, यानी हर साल महंगाई किसी एक दर से बढ़ती है। मान लीजिए कि आप इस साल दूध जो है 55 रुपए लीटर ले पा रहे हैं और अगर मान लीजिए अगले साल वो जो दूध है वो 60 रुपए लीटर हो जाता है, यानी महंगाई 5 रुपए से बढ़ गई। जब महंगाई 5 रुपए से बढ़ गई है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न है, वो भी उतने ही प्रतिशत से बढ़ना चाहिए। तो आप आज जहां खड़े हैं साल भर बाद वहां खड़े रहेंगे।
परंतु अगर आपको जो मिलने वाला रिटर्न है वो महंगाई की बढ़ने की दर से कम है तो आप गरीब होते चले जाएंगे बाजार की तुलना में। तो हमेशा इन्फ्लेशन को देखिए और उस प्रोडक्ट में निवेश कीजिए जो प्रोडक्ट इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देता है। उसके लिए आप इन्फ्लेशन के आंकड़ों पे निगाह डालिए, हमेशा निगाह रखिए। और अगर आप नहीं रख सकते तो किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लेकर कि भाई इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन की रेट क्या चल रही है जिससे ऊपर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, सारे प्रोडक्ट के इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन से तुलना करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। इसके बाद में एक बात और हमेशा ध्यान रखिए, यदि आप एक्सपर्ट नहीं है, यदि आप मार्केट के खिलाड़ी नहीं है, यदि आप फाइनेंस में एक्सपर्ट नहीं है, यदि आप स्टॉक मार्केट के खिलाड़ी नहीं है और आपकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं है तो कभी भी हैवी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में मत कीजिए। शेयर बाजार में कभी भी हैवी इन्वेस्टमेंट मतलब सारा के सारा पैसा ले जाके स्टॉक मार्केट में मत बैठ जाइए, बहुत रिस्की जोन है वो। उसमें जितना प्रॉफिट होने की संभावना है उतना ही घाटा होने की संभावनाएं भी होती है। इसलिए सारा के सारा पैसा हैवी इन्वेस्टमेंट कभी भी स्टॉक मार्केट में मत कीजिए। थोड़ा पैसा आप लगा सकते हैं किस्मत आजमाने के लिए, वो भी किसी अच्छे निवेश सलाहकार से सलाह लेने के बाद ही लगाएं। अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है तो कभी भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से स्टॉक मार्केट में बचें। स्टॉक मार्केट में हेवी इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना है। साथ ही आप एक बात और ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में कभी भी किसी सिंगल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, किसी सिंगल शेयर में अपने सारे पैसे मत लगाइए। क्योंकि सिंगल शेयर में लगाने में अगर कंपनी ने परफॉर्मेंस गलत कर दिया, कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो गया तो आपका स्टॉक का परफॉर्मेंस भी खराब हो जाएगा और आपके पैसे डूब जाएंगे। इसलिए अव्वल तो यह कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ के जाएं, और जब स्टॉक मार्केट में जाएं तो उसके बाद में आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करने की बजाय अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फायदा होगा। इसके बाद में जब आप ये सारी प्लानिंग कर लेते हैं, रोड मैप बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो आप ये मत मान के चलिए कि मुझे अगले दिन से बहुत लाखों रुपए का प्रॉफिट होने लग जाएगा और मुझे बहुत इनकम होने लग जाएगी। इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपको धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए। यू नीड टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टर्म। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद में भी आपको लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक रुकना पड़ेगा, बैठ के देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। बैंक के एफडी में भी अगर आपने पैसा जमा कराया है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा कराया है, तो उसको 1.25 लाख और 1.5 लाख रुपए होने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो निवेश करने के बाद में आप इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। धीरे धीरे पैसा ब्याज के साथ में जब आपको मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि आपने आपके इन्वेस्टमेंट को पाया है, मिला है। अगर आप पेंशन प्लान में जाते हैं, पेंशन फंड में जाते हैं, इंश्योरेंस में जाते हैं, तो आप धीरे धीरे जब पैसा जमा करते हैं तो शुरू में तो आपको लगेगा कि कोई पैसा जमा नहीं हो रहा है, मेरा ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। परंतु लॉन्ग टर्म के साथ में, धैर्य के साथ में जब आप बैठे रहेंगे तो वो मल्टीपल होता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसके ऊपर, और गुणात्मक होते 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 एक दिन आपके हाथ में मोटी रकम देगा आपका निवेश, ये बिल्कुल तय है। अगर आप पेशेंस और धैर्य के साथ में निवेश करते हैं, दिमाग लगा के ध्यान रखते हैं। इन सब चीजों के बाद में भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं। दिन ब दिन नए कॉल आते हैं कि आप यहां निवेश कर लीजिए, आप वहां निवेश कर दीजिए। फ्रॉड लोग आपके पास में आकर और आपका पैसा गलत जगहों पर लगवा देते हैं। इसलिए सबसे पहले यह देख लीजिए कि जो निवेश के लिए आपके पास में आया है, आपका सलाहकार कौन है, जेन्युइन सोर्सेज से आया है कि नहीं आया, आप उसे पहचानते कि नहीं पहचानते, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, फिर आप जिस प्रोडक्ट में लगा रहे हैं उस प्रोडक्ट का बैकग्राउंड क्या है। ये फालतू की जो स्कीमें चलती है, पॉन्जी स्कीम्स है, मल्टीपल करने वाली स्कीम है, चैनल वाली स्कीम्स है, इन स्कीमों पर कभी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वास्तव में इनका कोई अस्तित्व होता नहीं है। ये केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, फ्रॉड करने के लिए पैदा की जाती है। तो सबसे पहले स्कीम कौन है, स्कीम लॉन्च किसने करी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है और सोर्स क्या है, उसको जानकारी करने के बाद ही जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप फ्रॉड से बचेंगे। फ्रॉड से बचिए, अलर्ट रहिए, दिमाग को शांत रखकर सारी चीजों का अच्छी तरह से एग्जामिनेशन करने के बाद में आश्वस्त होकर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। कभी भी रुपया डबल होने के चक्कर में ना पड़े, अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई को कभी भी ना डुबाए। ये सब जब आप करेंगे तो यकीन मानिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है वो बहुत अच्छा होगा। आप आपके जिंदगी के गोल को पूरा कर पाएंगे, आपके जिंदगी के उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे और आपको निवेश में कभी भी घाटा नहीं होगा। इन सब को करने के बाद में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अपने आप को हमेशा वित्तीय रूप से साक्षर करते रहिए। इंटरनेट मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, रीडिंग के थ्रू, या न्यूज़पेपर में पढ़कर या डिस्कशन करके या सलाहकारों के पास में बैठकर अपने वित्तीय ज्ञान को हमेशा आगे बढ़ाते रहिए। और इसको बढ़ाने के बाद में हमेशा अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कीजिए। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपने जहां जहां पे पैसा लगाया है उन सब का जो योग होता है, उन सब प्रोडक्ट का जो टोटल होता है, उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो कभी कभी अगर किसी शेयर में फायदा नहीं हो रहा है तो उस शेयर में से बेच के फायदे वाले शेयर में चले जाइए। कभी कभी लगता है कि स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिर गया है, भविष्य में बढ़ने की संभावना है, तो अपने फिक्स डिपॉजिट को तोड़ के स्टॉक मार्केट में लगा लीजिए। अगर आपको लगता है कि गोल्ड गिरने वाला है, बहुत तेजी से गिरने वाला है, तो आपके पास आज जो गोल्ड
ले उसको बेच दीजिए, फिर जब गिर जाएगा उसको खरीद लीजिए। तो ऐसे आपको आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना पड़ेगा, कभी इधर का उठा के इधर, कभी इधर का उठा के इधर। और कभी आपको लगता है कि आपको भविष्य में 2-4-5 साल तक कभी पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लिक्विडिटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नकदी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो घर में जो फालतू पैसा पड़ा है उसको जाके निवेश कर दीजिए। तो ऐसे आपको आपके पोर्टफोलियो को चर्न करना पड़ेगा, आपको रीबैलेंस करना पड़ेगा, इधर का उठा के उधर, इधर का खरीदा उधर का बेचा। कॉशियसली, सलाह के साथ में, दिमाग खुले रखते हुए जब आप ये सब काम करेंगे तो देखिए कि आपका पैसा बहुत तेजी से ग्रो करेगा और आप आपकी जिंदगी के आर्थिक गोल को पूरा कर पाएंगे। तो इसी प्रकार के वित्तीय और आर्थिक और व्यवसायिक मामलों से जुड़े हुए नए अपडेट्स, रोचक जानकारियां और अच्छी बातें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इसी प्रकार के अच्छे अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कीजिए www.infuturo.in। थैंक यू।